Hello everyone, I am Dhananjay Shetty and today I am here to discuss on some different topic, that is basics of stock market. So let's start with this. First of all I would like to tell that this session will be in English as well as Hindi. तो ये जो टॉपिक होगा तो ये स्टॉक मार्केट के ऊपर टॉपिक डिपेंड है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है स्टॉक मार्केट का. दे आर जस्ट बिगिनर्स एंड दे वांट टू लर्न व्हाट एक्चुअली दिस स्टॉक मार्केट इज़. Okay, so let's start. I will try to keep it short. So this webinar is on basics of stock market. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है. What do actually we know about stock market? So it is like simple like some any vegetable market or anything else. जैसे कि आप यहाँ पर हमने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज इज दैट प्लेस वेयर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इज डन इन टर्म्स ऑफ सेल एंड परचेस. मतलब कुछ खरीदना है एंड कुछ बेचना है, या फिर पहले कुछ बेचकर फिर वापस खरीदना है. बाय देन सेल और सेल एंड देन बाय. दिस इज सिंपल आइडिया ऑफ स्टॉक मार्केट. हियर व्हाट वी डू इज वी जस्ट कैच एनी ऑफ द शेयर्स, देन आइदर वी बाय इट फर्स्ट एंड देन सेल इट, और आइदर वी सेल इट फर्स्ट एंड देन वी बाय इट. ये सिंपल फंडा होता है. हम थोड़ी डिटेल में भी जाने वाले हैं, तो देखते हैं. तो दिस आर द बेसिकली क्लासिफिकेशन. इसमें क्या क्या होता है ये स्टॉक मार्केट में. तो जैसे कि हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कंसिस्ट ऑफ these four parts: NSE, BSE, MCX and OTCEI. What I will be discussing is most of the part I will cover is on NSE and BSE. मैं बाकी पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला, क्योंकि मैं भी ज़्यादा NSE पर ही ट्रेड करता हूँ. तो what I would like is यही पार्ट. तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस देने वाला हूँ, NSE and BSE. ठीक है. MCX मतलब आपने सुना होगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह, जो भी कमोडिटीज मार्केट होते हैं उसे कहते हैं MCX. एंड OTC आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एट ऑल अबाउट दिस. तो हमारा मेन फोकस होगा NSE एंड BSE पर. NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. दिस टू स्टॉक एक्सचेंजेस आर ऑफ इंडिया. ठीक है. तो इसमें हम और भी देखने वाले हैं. ठीक है, देखते हैं क्या है. तो दीज आर वेरियस मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि पहला हम बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE USA का. देन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज कनाडा, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज. एंड दीज आर टू आवर इंडिया: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE इंडिया. ठीक है. ये कुछ थियोरेटिकल टर्म है जो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद एक्चुअल में हमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं. ठीक है. तो these are names of the stock exchanges and their indices name. Indices मतलब जब भी हम कहते हैं कि इंडिया का NSE, तो हम उसमें हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में. जब भी हम सुनते हैं कि NSE आज तेज़ी में था, या फिर इंडियन मार्केट आज तेज़ी में खुला, या फिर हम कहते हैं कि तेज़ी है, ऐसे कुछ होता है, तो वो उसका मतलब होता है कि निफ्टी में हम बात करते हैं. और जब भी हम कहते हैं कि सेंसेक्स इतने पॉइंट से गिरा या इतने पॉइंट से बढ़ा है, तो वो होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट मेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट. बाकी का ये सिर्फ आपको थियोरेटिकल पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नोट किया है. ठीक है. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड ऑन दिस अदर एक्सचेंजेस. ठीक है. तो व्हाट एक्चुअली NSE इज़, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाज़ार, मुंबई में है, महाराष्ट्र, इंडिया में. ठीक है. इट इज़ इन द टॉप 20 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड लार्जेस्ट इन इंडिया बाय डेली टर्नओवर एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स फॉर बोथ इक्विटीज एंड डेयर टू ट्रेडिंग. क्या होता है ये सब हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं. तो इसका इंडेक्स होता है निफ्टी. ठीक है. मतलब ये जो छोटे छोटे शेयर्स हम सुनते हैं, रिलायंस हो, L&T हो, या फिर कोई भी हो, तो ये सब होते हैं निफ्टी के अंडर आते हैं. ठीक है. तो इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1994. उसी तरह BSE, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, established as the native share and stock broker association in 1875. Over the past 145 years, BSE has facilitated the growth of the Indian corporate sector by providing it with an efficient capital raising platform. BSE has the largest number of listed companies in the world. इसके इंडेक्स को हम कहते हैं सेंसेक्स, जो कि फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स. अगेन इसका लॉन्च डेट था 3 जनवरी 1986. दिस इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट यू रिक्वायर व्हाइल यू आर ट्रेडिंग, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली NSE क्या है, BSE क्या है. बस बेसिक नॉलेज पता है, बस हो गया. आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं. जो आपको ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए लगता है या फिर इन्वेस्टिंग के लिए जो आपको ज़्यादा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं. ठीक है. सो दीज आर वेरियस प्रोडक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस शेयर मार्केट, जैसे कि इक्विटी, कॉर्पोरेट डेब्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़,
टी बिल्स, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स, वारंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, एक्सचेंज रेट फंड्स, डेरिवेटिव्स, ये सब प्रोडक्ट्स है मार्केट के। तो फिर एक्चुअल हम अब जो आ रहे हैं वो इस टॉपिक पर कि एक्चुअल शेयर मार्केट में जब हमें कोई शेयर्स खरीदना है या फिर उसे बेचना है तो उसके लिए हमें एक्चुअल क्या क्या पता होना चाहिए। So this is actually the important part of this session, which will be quite helpful for the beginners who actually don't know anything about share market, but they want to invest or want to trade in this sector. तो इसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 बेसिक सेगमेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं कैश, फ्यूचर सेगमेंट एंड ऑप्शन सेगमेंट। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ NSE एंड BSE के बारे में बता रहा हूँ, उसमें भी मैं ज़्यादा फोकस होगा मेरा NSE पर, इसलिए मैं बाकी के जो क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह जो कुछ भी MCX होगा या फिर अदर OTC होगा उस पर मैं कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। सो माई मेन फोकस विल बी ऑन NSE स्टॉक्स एंड इन दैट देयर आर 3 सेगमेंट्स, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। शॉर्ट में बताया, कैश में 2 पार्ट होता है, इंट्राडे यानी कि आज के आज बाय करो, सेल करो या फिर सेल करके बाय करो, आज का आज आपको करना है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, मतलब आप आज लिया है तो आप 4 साल बाद भी उसे बेच सकते हो, 4 दिन बाद भी बेच सकते हो या फिर 40 साल बाद भी बेच सकते हो। इसमें कुछ एक्सपायरी वगैरह कुछ नहीं होता, आप कभी भी लो कभी भी बेच सकते हो। इसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर उसे कुछ लोग डिलीवरी ट्रेड कहते हैं, डिलीवरी ट्रेड। उसी तरह नेक्स्ट होता है फ्यूचर सेगमेंट। हम थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं कि ये कैश, फ्यूचर ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट अगेन फिर से फ्यूचर में भी 2 पार्ट होता है, जैसे कि हम कहते हैं इंट्राडे एंड इसमें होता है मंथली एक्सपायरी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक शेयर्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं रिलायंस, तो रिलायंस जब भी मैं आपको थोड़ी देर में अब स्टॉक्स में दिखाने वाला हूँ कि ये सब शेयर्स के नाम कैसे होते हैं, कैश में, फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में, उस समय आपको क्लिक हो जाएगा कि एक्चुअली इसमें क्या क्या डिफरेंस क्या होता है। अभी सिर्फ बेसिक जानने की कोशिश करो। फ्यूचर में भी आप ट्रेड इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे मतलब आज ही बाय किया, आज ही सेल किया या फिर आज ही सेल किया, आज ही बाय किया। आपको जो कुछ भी होगा आज के आज आपको ट्रेड ख़त्म करना होगा। उसी तरह फ्यूचर में मंथली एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी मतलब आप इसमें आप लॉन्ग टर्म, मतलब ज़्यादा भी लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में आप इसे ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आज लिया तो मंथ के एंड को आपको इसे सेल करना होगा या फिर बाय करना हो जो होगा। उसी तरह ऑप्शंस, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि आज के आज बाय करो, आज के आज सेल करो, या फिर सेम मंथली एक्सपायरी लाइक वी एक्सप्लेन इन फ्यूचर, और वीकली एक्सपायरी ये सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए होता है। कि हम थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले हैं क्या होता है इसमें। तो पहले देखते हैं कैश सेगमेंट। तो क्या है कैश सेगमेंट? इसमें क्या है कि हम कुछ भी ट्रेड करते हैं विद एनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मिनिमम एक क्वांटिटी आपको लेना है, फिर आप उसे कितने भी क्वांटिटीज ले सकते हो इसमें। और इसमें क्या ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया इंट्राडे, ट्रेड विद इन अ डे, मतलब पहले बाय करो, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पहले आप बाय करोगे, फिर सेल करोगे, या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो पहले आप सेल करोगे एंड फिर बाय करोगे। लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि आपको 3:10 से पहले आपको इसका ट्रेड ख़त्म करना होगा। यानी कि अगर आपने सुबह सुबह बाय किया होगा तो 3:10 से पहले आपको इसे सेल करना होगा। और उसी तरह अगर आपने सुबह 8 बजे 8 बजे नहीं, अपना मार्केट 9:15 को ओपन होता है, अगर आपने सुबह 9:15 को ही इसे सेल किया होगा तो आपको 3:10 तक उसे वापस बाय करना है। ये एक बात ध्यान रखो कि ऐसा कुछ नहीं, जैसे हम क्या जानते हैं कि अब कभी कुछ भी अगर लेना हो तो पहले लो एंड फिर सेल करो। तो शेयर मार्केट ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप स्टॉक्स को पहले बाय करके फिर सेल भी कर सकते हो, या फिर पहले सेल करके फिर बाय भी कर सकते हो। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पहले बाय ही करना है उसके बाद ही आपको सेल करना है, ठीक है। तो जब भी हम सुनते हैं कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट से नीचे गिरा, इतने का नुकसान हो गया है, लेकिन उसमें ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि आज सेंसेक्स गिरने वाला है, तो उन्होंने पहले सेल किया था। तो इससे क्या होगा कि जब भी अगर मार्केट गिरा भी होगा तो उन लोगों का प्रॉफिट होगा। तो ये आपको जानना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि अब कब मार्केट का क्या होने वाला है। और एक बार याद रखो कि मार्केट इज सुप्रीम, कोई भी 100% जज नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या गिर जाएगा। हाँ, एक्यूरेसी में डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों का एक्यूरेसी 50% होगा, 60%, 70%, 80% तो बेस्ट है। ओके, फिर से यहाँ पर आते हैं या टॉपिक पर। देखो कैश में हमने बोला पहला क्या होता है इंट्राडे सेक्शन, फिर देखते हैं इसमें भी लॉन्ग टर्म या फिर इसे हम कहते हैं डिलीवरी ऑप्शन। यानी क्या यहाँ पर क्या सिर्फ बाय करो एंड देन सेल, नो लिमिट फॉर ट्रेड, कैन होल्ड फॉर वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्रा। मतलब क्या आप कितने ही दिन इसे रख सकते हो। आपको ऐसे कुछ नहीं कि आज ले आए तो कल ही आपको बेचना है, आप अगले हफ्ते भी इसे बेच सकते हो, या फिर आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर ईयर्स, या फिर 20 साल, 30 साल, जब भी चाहो आप इसे बेच सकते हो। ये होता है डिलीवरी ऑप्शन, ठीक है। इसमें कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स कि आप कौन सा शेयर लेते हो।
फॉर एग्जांपल देखते हैं हम एक आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं कैसे होता है। देखो अब समझो हम क्या करते हैं कि ये मारुति का एक शेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिंपल क्या दिख रहा है, मारुति NSE EQ, मतलब ये कैश सेगमेंट है। यहाँ पर कुछ FUT वगैरह कुछ लिखा नहीं है, मतलब ये सिर्फ कैश सेगमेंट है। अब यहाँ मुझे इसे बाय या सेल करना है। अब इसकी प्राइस देखो क्या दिखा रही है, प्राइस 5932.10। अब मुझे इसे बाय करना है, आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर देखो कुछ लिमिटेशन है ये क्वांटिटी का, आप कितना भी क्वांटिटी ले सकते हो। अगर मुझे चाहिए 1 ले सकता हूँ, 2 चाहिए 2 ले सकता हूँ, 10 चाहिए 10 ले सकता हूँ, 12 चाहिए 12 ले सकता हूँ। फिर इसमें ऑप्शन होता है डिलीवरी या इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज के आज ही खत्म करो ट्रेड, डिलीवरी मतलब आप कभी तक कितने भी दिन ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कैश सेगमेंट, समझ में आ रहा है। तो इसमें कुछ आपको लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी स्टॉक्स ले सकते हो, मिनिमम आपको एक लेना है। फिर आप 10 लो, 20 लो, 100 लो, कितना भी लो, आपके कैपिटल पर डिपेंड होगा। कैपिटल रिक्वायर्ड जैसे कि आप जो स्टॉक लोगे उस पर डिपेंड है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर हम मारुति में लेना चाहते हैं तो एक स्टॉक के लिए हमारे पास 592 रुपीज़ की आपका कैपिटल होना चाहिए, फिर आप एक स्टॉक खरीद सकते हो। 2 स्टॉक खरीदना है तो आपको 12,000 के आसपास आपके पास कैपिटल होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आपको डिलीवरी में लेना होगा यानी कि लॉन्ग टर्म लेना, तो आपको जितना उस शेयर का प्राइस है उतना आपके पास अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिया जाता है, जिसके कुछ में 10x होता है, कुछ में 20 टाइम्स होता है। तो आप कम पैसे में भी ज़्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हो, लेकिन वो उसका टाइम लिमिट होता है सिर्फ एक दिन का। उसी एक ही दिन में आपको लॉस या फिर प्रॉफिट आपको बुक करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो कि यहाँ पर होता है फ्यूचर्स। इसमें हम कहते हैं कि इसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक्सपायर्स एट लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के लास्ट थर्सडे को आपको कंपलसरी इसे आपके स्टॉक लिस्ट में से इसे निकालना होगा। यानी कि अगर आपने बाय किया होगा तो उस मंथ के लास्ट थर्सडे के पहले आपको उसे सेल करना होगा, या फिर पहले सेल किया होगा तो उस मंथ के लास्ट थर्सडे तक आपको उसे बाय करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसका एक्सपायरी हर महीने का लास्ट थर्सडे होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेड करना होता है तो विद लॉट्स, मतलब जैसे कि अभी हमने देखा मारुति, तो यही मारुति का हम फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अब यहाँ पर नाम क्या होगा, मारुति FUT, ठीक है। हम ऐड करते हैं इसे, ठीक है। मारुति फ्यूचर्स में देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं, बहुत स्क्रिप्ट हो चुके हैं उसमें, इसलिए कुछ वॉच लिस्ट पर ऐड नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या नाम लिखा है, मारुति FUT, मतलब ये फ्यूचर का होता है। और यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा है, NFO 30JUL20, मतलब क्या 30 जुलाई 2020 इसका एक्सपायर डेट है। तो आपने जो कुछ भी लिया होगा आपको 30 जुलाई तक इसका ऑर्डर ख़त्म करना होगा। अगर आपने बाय करके रखा हुआ है तो आपके पास लिमिट है 30 जुलाई तक का, आप 30 जुलाई तक इसे होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको इसे सेल करके यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि हमने देखा था यहाँ इस मारुति में सेल की लिमिट क्या है, आपको मिनिमम 1 शेयर तो कंपल्सरी लेना है अगर आपको ट्रेड करना होगा इस पर। तो उसी प्रकार अगर मारुति फ्यूचर में देखेंगे हम यहाँ पर, इफ आई क्लिक ऑन बाय, तो यहाँ पर देखो लॉट से मैंने बिना टाइप के यहाँ पर पहले क्या आया है 100, मतलब यहाँ पर आपको 100 के मल्टीपल में स्टॉक्स लेना होगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि समझो अगर आपने मारुति सिंपल कैश सेगमेंट में से लिया होगा, अगर आपने 10 क्वांटिटी लिया है और अगर ये 5932 का हो गया 5942, तो आपका प्रॉफिट होगा 10 × 10 यानी कि 100 रुपीज़। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आपने 5925 को बाय किया होगा, लेकिन आपका यहाँ पर लॉट साइज है 100 क्वांटिटीज़,
और अगर ये भी 10 रुपीज़ इनकेस के बाद आप इसे सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा 100 × 10, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेना होता है। यहाँ पर लॉट साइज फिक्स है, इन मल्टीपल्स ऑफ 100 यू कैन टेक इट। और आपको 200 आप 200 ले सकते हो, लेकिन वैसे यहाँ पर लॉस का भी चांस ज़्यादा होता है, यानी कि अगर 2 पॉइंट नीचे आया तो आपका लॉस होगा 200। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि आई वुड प्रीफर टू न्यू बिगिनर्स स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता है, वो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। जब आप नए हो तो आपको मोस्टली सिर्फ कैश सेगमेंट में फोकस करना है, यानी कि ये मारुति, NSE, EQ जो लिखा है, ऐसे टाइप के शेयर्स में आपको इंटरेस्ट दिखाना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स में जैसे कहा निफ्टी जो कि इंडेक्स है, इसे भी हम बाय सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में। इसमें कंडीशन होता है लॉट साइज होता है 75। इसी तरह बैंक निफ्टी का भी लॉट साइज फ्यूचर में अभी लॉट साइज बढ़ा है, पहले 20 था, अभी 25 है। इसी तरह आयशर मोटर, ये एक शेयर्स है, इसका भी लॉट साइज है 35। ठीक है, इसलिए जो बिगिनर है उनके लिए रिस्की होगा। सो आई वुड प्रीफर बिगिनर्स स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स अनलेस यू गेट सम नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट। जब भी आप एनालिसिस करने सीख जाओगे तब आप फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन जब आप नए हो तब आप मोस्टली सिर्फ फोकस ऑन कैश सेगमेंट, यानी कि जहाँ पर NSE EQ लिया होगा वो सेगमेंट। ठीक है, कैपिटल रिक्वायर्ड ऑब्वियसली हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉट पर काम करना है, आप एक सिंगल क्वांटिटी नहीं ले सकते। उसी तरह नेक्स्ट होता है ऑप्शंस। तो ये क्या होता है, तो ये इसमें भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपायर्स लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, सेम लाइक फ्यूचर्स। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में होता है। बाकी सभी के ऑप्शंस में आपका एक्सपायरी होगा एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे, लेकिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ इसका जो एक्सपायरी होता है वो हर वीक में होता है ऑप्शन में। ठीक है, एंड ये ऑब्वियसली ये भी रिस्की है बिगिनर के लिए। सो जो बिगिनर हो गए वो मोस्टली फ्यूचर ऑप्शन से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। लेकिन जब आपको नॉलेज आएगा तो फिर आपको ऑप्शंस पसंद आएगा फ्यूचर से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत लेस होता है। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं C एंड P। मतलब अब सेम हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो कि मारुति है, ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि ये मारुति का शेयर आगे बढ़कर 6000 जाने वाला है, और मैंने अगर हम ऐसे मानते हैं कि अभी इसका प्राइस 5950 है, मुझे अगर 10 क्वांटिटी लेना है या फिर 100 क्वांटिटी लेना है, तो मुझे कितना इसमें इन्वेस्ट करना होगा, 5900 × 100। ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। उसी तरह फ्यूचर में अगर मुझे लेना है तो क्या होगा, इसमें 100 लेना है, यहाँ पर लॉट साइज 100 का ही है, तो मुझे इसमें भी 5900 × 100 इतना अमाउंट चाहिए। और मुझे क्या पता है कि ये कितने तक पहुँचेगा, तो ऑलमोस्ट 6000, यानी कि हम ऐसे कहते हैं कि हम कहते मानते हैं कि 50 पॉइंट्स प्रॉफिट है, तो 100 × 50, तो इतना आपका प्रॉफिट होगा। 100 × 50 कितना होता है, तो आपको पता है 1500 यानी कि 5000 होगा। ठीक है, ठीक है, 150 होगा, 5000 होगा, तो इसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, 5000। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहा इसके लिए, 5900 × 100, क्वाइट बिग अमाउंट। वही आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है ऑप्शंस में, यानी कि मुझे क्या पता है कि ये अभी 6000 जाने वाला है, मतलब मेरा ख्याल है कि अभी जो प्राइस है उससे आगे बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है, 6000, तो आई विल प्रीफर 6000 C दैट इज कॉल यूरोपियन, P यानी कि पुट यूरोपियन। वैसे अगर मुझे लगा कि ये गिरने वाला है, कितना गिरने वाला है, 5900 से भी नीचे, तो मैं लूँगा 5900 P। अब देखो इसका अमाउंट कितना है, जैसे हम क्या कहा था यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर पॉइंट क्या कहा था, इसमें 2 पार्ट होता है C एंड P। C मतलब कॉल यूरोपियन, P मतलब पुट यूरोपियन। जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तब C का प्राइस बढ़ता जाएगा, और वैसे ही जब भी स्टॉक का प्राइस गिरेगा P का प्राइस बढ़ता जाएगा। यानी कि मार्केट चढ़ा तो C बढ़ेगा, मार्केट गिरा तो P बढ़ेगा। ये फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अभी हम मारुति के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर मारुति का स्टॉक प्राइस बढ़ गया तो मारुति का C भी बढ़ जाएगा। अगर मारुति का स्टॉक प्राइस गिर गया तो उसका PE बढ़ जाएगा। ठीक है, तो C एंड B मतलब ये एक्चुअली प्रीमियम वैल्यू होता है। मतलब ये देखो यहाँ पर, इसलिए अब मारुति का एग्जैक्ट प्राइस कितना है, 5932। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम CP में देखते हैं तो इनका प्राइस बहुत कम दिख रहा है, 188,215, यानी कि क्या, तो ये इसे हम प्रीमियम वैल्यू कहते हैं। ये जो 188 और 215 है, ये प्रीमियम वैल्यू से, ये 2 पार्ट से बने हुए होते हैं। इसे हम कहते हैं, एक पार्ट वो बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा पार्ट होता है टाइम वैल्यू। ये जो टाइम वैल्यू होता है वो टाइम के साथ कम होते जाता है,
यानी कि अब ये जो यहाँ पर देखो 30 जुलाई 20 लिखा है, आज डेट है 5 जुलाई, ठीक है। तो जैसे ही टाइम बढ़ते जाएगा एंड सपोज मार्केट साइडवेज यानी कि ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है और कम भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि ये इसका वैल्यू कम होते जाएगा। अगर समझो ऐसा होगा कि मार्केट अब फाइनेंस C2 था, अभी हमने बाय किया एंड उसके बाद हम ऐसे कहते हैं कि इसका वैल्यू हो गया मंथ एंड तक इसका वैल्यू हो गया 5852, यानी कि जो हमने लिया था उससे कम प्राइस है 5852। तो इस उस समय क्या होगा, ये जो 6000 CE है, CE मतलब हमने क्या कहा, मार्केट बढ़ गया तो CE का प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अभी मार्केट गिर गया है, कितना गिरा, मैंने बोला कि 5852, ये 6000 से ज़्यादा है क्या, नहीं 6000 से कम है। तो उस समय ये जो CE वैल्यू है, इसका वैल्यू अभी 100 है, तब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मंथ एंड को जब 30 जुलाई को आएंगे तब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि मारुति का प्राइस अब 5852 है, ठीक है। मतलब 30 जुलाई को अगर हम एज्यूम करते हैं कि मारुति का प्राइस 5852 है जो कि 6000 से कम है, तो तब 6000 का C जो है वो 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया, मारुति फाइनेंस 00P, P मतलब पुट, इसका वैल्यू अभी 215 है, पुट मतलब फाइनेंस 0 से कम होना चाहिए। एंड जब तक 30 जुलाई होगा तब तक अगर हमने कहा कि 5852 मतलब फाइनेंस 00 से कम है, तो उस समय ऑब्वियसली इसका वैल्यू इससे बढ़ जाएगा, 215 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये सिंपल कंसेप्ट होता है C एंड P का। अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स ऑप्शन में अट्रैक्टेड क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न ये है, जैसे हमने कहा कि अगर मुझे मारुति का एक स्टॉक लेना है तो मुझे 6000 अमाउंट मेरे पास होना ज़रूरी है। उसी तरह अगर फ्यूचर में लेना है तो ये अमाउंट इंटू 100, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 5 लाख के आसपास मुझे अमाउंट चाहिए एक लॉट लेने के लिए। लेकिन वही अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, तो अगर मुझे पता है मारुति का प्राइस बढ़ने वाला है तो आई विल गो फॉर C। तो इसका वैल्यू कितना है 188, तो 100 इंटू 100 कितना होगा, जस्ट 18,800। तो दिस इज़ नॉट मच कैपिटल। सो और इसमें प्रॉफिट भी कितना होगा, अगर समझो 50 पॉइंट से बढ़ भी गया तो यहाँ पर आपको 6 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 5000 मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको 18,800 या फिर ऑलमोस्ट हम कहते हैं 20,000 इन्वेस्ट करने पर अगर आपको 5,000 मिल जाता है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर इन ऑप्शंस। और इसमें रिस्क भी क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ क्या है ट्रेड, यानी कि आपको लग रहा था कि मार्केट बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर वो 552 पर आ गया तो मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो ऐसे समय पर क्या होगा, तो ये जो आपका C है वो पूरा 0 होगा, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट 0 हो सकता है। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया था 18,800, तो एक तो आपको इसमें लॉस हुआ, लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस विल बी 0, मतलब मैक्सिमम लॉस विल बी 18,800, यानी कि आपका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, उससे कम तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है, तो जो नए हैं वो लोग मोस्टली फोकस करो सिर्फ कैश सेगमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमने प्रीमियम वैल्यू दिखाया था मैंने 188,215, इसे कहते हैं प्रीमियम वैल्यू। ये 2 पार्ट से बनता है, इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू जो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है विद टाइम, जैसे कि दिन बढ़ते जाएगा टाइम वैल्यू कम होते जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम वैल्यू भी कम होते जाएगा। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं ITM, ATM एंड OTM। ITM यानी कि होता है इन द मनी ऑप्शन, ATM यानी कि होता है एट द मनी ऑप्शन, OTM यानी कि होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए हमें ऑप्शन चेन ठीक होगा पढ़ने के लिए। मैं आपको लाइव ऑप्शन चेन दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, हम एक सिंपल निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आई वुड प्रिफर फॉर बिगिनर्स टू फोकस मोर ऑन कैश सेगमेंट। फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर ही रहो तो काफ़ी अच्छा होगा, जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलता तब तक, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने ये ऑप्शन चेन निकाले है बैंक निफ्टी का, तो इसमें से आपको पता चलेगा कि इन द मनी किसे कहते हैं, एट द मनी किसे कहते हैं एंड आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं। जैसे कि देखो अभी आज 5 डेट है, लास्ट ट्रेडिंग डे वॉज ऑन 3 जुलाई एंड बैंक निफ्टी प्राइस तब कितना था, क्लोज हुआ है 21,852.4 पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस जो है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स के डिफरेंस से होता है हर स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 14 स्टैंड के बाद 400, 500 सो ऑन। अभी ये सेट दिखता है आपको कॉल्स यानी कि C के लिए होता है, ये सेट होता है पुट्स यानी कि P के लिए होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर प्राइस क्या है 21,852। तो जब हम पहले C के बारे में बात करें यानी कॉल्स के बारे में, लेफ्ट साइड को जो है वो है कॉल्स,
अब देखो 21,852 था, 852 के अंदर के जो कुछ भी वैल्यू है, देखो जब हम कहते हैं 21,800 सी, मतलब क्या, सी मतलब 21,800 से ज़्यादा होगा तो ये बढ़ता जाएगा सी का वैल्यू। तो जो अभी एक्चुअल प्राइस कितना है देखो यहाँ पर 21,852 बराबर। तो अगर ये समझो 21,800 होता तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर 21,800 होता तो फिर 21,800 ये इसका एटीएम हो जाता। इस स्ट्राइक प्राइस को, इस यहाँ के सीईपी को हम एटीएम बोल देते। लेकिन अभी प्राइस क्या है तो 21,852। तो 21,852 के नीचे जो कुछ भी वैल्यू होगा, यानी कि 852 से कम है ना ये सब, 800, 700, 600, तो ये सी का पार्ट होगा। इसे हम कहते हैं इन द मनी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? उसी तरह इसके आगे का वैल्यू मतलब क्या, 21,852 के आगे का वैल्यू क्या है, तो ये 2900, 20,000 सो ऑन। ये नीचे के जो कुछ भी सी वैल्यू होंगे ये क्या होगा, तो ये होगा ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। पी में इसका रिवर्स होता है, यानी कि अभी वैल्यू है 21,852, तो अगर 21,852 के आगे के जो कुछ भी वैल्यू है 2900, 20,000 वगैरह वगैरह, तो ये सब होगा आईटीएम, और इसके ऊपर की वैल्यू इसे हम कहेंगे ओटीएम। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा। क्या है कि एक दिन में आप सब कुछ नहीं जान पाओगे, आपको थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा स्टडी करना होगा, फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन चेन जो लोग ऑप्शन में सेलिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। आप नए हो इसलिए आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दिया है कि ये ऑप्शन, फ्यूचर्स, ये सब क्या होता है। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो भी मैं आपको डाउट सेशन के लिए आपको बता दूंगा कि कैसे आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब ये जो हमने कहा कि अगर मार्केट आगे गया, वो बढ़ गया तो हमें कुछ प्रॉफिट होगा या फिर गिरेगा मार्केट, ये सब प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो पार्ट होता है, एक जो कि हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा जो होता है टेक्निकल एनालिसिस। मेरा ये सुझाव होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो इस सेकंड पार्ट पर, टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ कंपनी, अगर कंपनी कैसी है, उसका साल भर का प्रॉफिट लॉस, हर क्वार्टर का प्रॉफिट लॉस क्या है, कंपनी डेब्ट में है क्या, उसका कुछ नया न्यूज़ है क्या, ये सब फैक्टर पे जो फोकस करता है वो फंडामेंटल एनालाइजर होता है। मतलब वो फंडामेंटल थिंग्स एनालिसिस करता है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मार्केट अब आगे बढ़ेगा या गिरेगा। ठीक है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब जबकि अगर वॉर सिचुएशन होगा या फिर कुछ बजट सेशन वगैरह होगा, तो ऐसे न्यूज़ पर इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इस एनालिसिस में। तो उसके हिसाब से गेस किया जाता है कि मार्केट आज गिरेगा, बढ़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, सब इस पर डिपेंड होता है। तो आई मोस्टली प्रेफर ऑन दिस टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, और मुझे यही अच्छा लगता है फंडामेंटल से भी। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, तो ये बेस्ड ऑन चार्ट स्टडी, जो कि मैंने आपको ये दिखा था, ये सब चार्ट है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब चार्ट होता है। तो इस पर डिसाइड करना थोड़ा अच्छा होता है कि ये आगे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये अगर आप इसे स्टडी कर पाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा। मतलब ये जो होता है, ये कैंडल्स एंड ऑल, इस पर आपका चार्ट एनालिसिस डिपेंड होता है, या फिर इसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बोला हमने कि यहाँ पर 3 पार्ट होता है, बेस्ड ऑन चार्ट स्टडी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स एक्सेट्रा, डील्स विद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स। इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैंडल्स पार्ट आपको आना ज़रूरी है। अगर आपके कैंडल्स के बारे में आप जान सकते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम प्रेडिक्ट करते हैं। आई मोस्टली प्रेफर दिस टू प्रेडिक्ट वेदर मार्केट विल गो अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन दिस कैंडल्स एंड ऑल दिस पैटर्न्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें अच्छी मदद मिलती है, हम अच्छी तरह से गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आई प्रेफर मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस, आई डोंट बिलीव इन फंडामेंटल एनालिसिस फॉर मोस्ट, क्योंकि उसमें काफ़ी कबार कुछ फेक न्यूज़ होता है, तो उसमें भी कुछ रिएक्शन हो सकता है। इसलिए मोस्टली आई अवॉइड दिस थिंग्स, आई फोकस मोस्टली ऑन टेक्निकल एनालिसिस। वही अच्छा होता है, आई वुड प्रेफर यू टू फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड देन प्रेडिक्ट वेदर मार्केट विल राइज और फॉल। तो जैसे हमने कहा कैंडलस्टिक्स, जो कि आपने यहाँ पर चार्ट पे देखा होगा कि बहुत कुछ ग्रीन है, रेड है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, तो आज इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बोल देते हैं हम। तो देखो, ग्रीन या रेड, अब जब भी आप कहीं मार्केट पे जाते हो तो आपको वहाँ पर आप समझो आप कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो क्या हुआ कि लेट अस अज्यूम आप कुछ खरीदने गए, एक्स बजट कुछ तो आइटम होगा,
आप लाने गए और आपने 10 रुपये पे वो ख़रीद कर आए घर, फिर आपके पड़ोस वाला कोई गया था, वो भी गया था मार्केट, उसने भी लाया तो उसे कुछ तो 5 रुपये मिला होगा। और जब शाम को ये लोग बात करते हैं एक दूसरे से, तब क्या होता है, पहला आदमी बोलता है कि मैंने आज 10 रुपये में XYZ खरीद आया, तो बाद में मुझे पता चला कि उसका रेट 20 रुपये तक गया था, अच्छा हुआ मैंने 10 रुपये में लेकर आया। फिर दूसरा एक आदमी बोला, उसने बोला अरे मैंने तो 5 रुपये में ख़रीदा है, और अगर और थोड़ी देर रुकता तो मुझे शायद 2 रुपये में भी मिल जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या सुना कि पहले आदमी ने क्या कहा, मैंने 10 रुपये में ख़रीद लाया लेकिन उसका रेट 20 रुपये तक गया था। उसी तरह दूसरा आदमी क्या बोला, मैंने 5 रुपये में ख़रीदा लेकिन उसका प्राइस 2 रुपये तक गया था। तो ये जो 4 फैक्टर है, तो ये सब कैंडल में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हाई प्राइस, वैसे ही लो प्राइस, ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस। उसी तरह यहाँ पर भी हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस। तो इसमें ये जो थिक पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बॉडी। ये ग्रीन हो या रेड हो, देखते उसका यूज़ देखते हैं हम कैसे क्या होता है। उसी तरह ये जो पतला दिख रहा है हमें यहाँ पर, इसे हम कहते हैं वीक्स, कुछ लोग कहते हैं शैडोज, कुछ लोग कहते हैं लेग्स। वीक्स, शैडोज, लेग्स या और कुछ नाम होगा, ठीक है। तो मोस्टली आई प्रीफर वीक्स और शैडोज। तो ये वीक्स कहते हैं इसे, या फिर शैडोज, ये जो ऊपर का नीचे पार्ट वो है। तो देखो अब सिंपल हमें क्या बताया, ग्रीन मतलब कुछ अच्छा, रेड मतलब कुछ बुरा। तो यहाँ पर अच्छा क्या होगा, बढ़ गया प्राइस तो अच्छा, यानी कि इसे हम कहते हैं बुलिश। ग्रीन कैंडल होगा तो उसे कहते हैं राइजिंग प्राइस या फिर बुलिश। उसी तरह रेड कैंडल होगा तो उसे हम कहते हैं फॉलिंग प्राइस या फिर बियरिश, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने क्या कहा, हर कैंडल में 4 पार्ट होता है, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, ये 4 थिंग्स। तो जब ग्रीन होगा तो उसमें क्या होगा, ग्रीन में ये पड़ा हो, देखो अब ग्रीन में हम क्या कहते हैं, बढ़ गया प्राइस, मतलब नीचे से ऊपर गया तो बढ़ जाएगा ना। उसी तरह रेड का क्या होगा, गिर गया, यानी कि ऊपर से नीचे आए तो गिर गया। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओपन, बॉडी का जो हायर पार्ट होता है उसे कहते हैं हम क्लोज। एंड ये जो पतला होता है उसका पतला का हाई होता है, इसे कहते हैं हम हाई, एंड इस लो पार्ट कहते हैं हम लो फॉर ग्रीन कैंडल। उसी तरह फॉर रेड कैंडल क्या होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया है, मतलब शुरुआत हुआ था यहाँ से, तो इसे हम कहते हैं ओपन प्राइस। गिरा कहाँ पर, यहाँ पर ख़त्म हुआ, इसे कहते हैं हम क्लोज प्राइस। ये इसका लो था एंड ये उसका हाई था। समझ में आ रहा है। इस मेन थिक पार्ट को हम कहते हैं रियल बॉडी, एंड ये जो पतला एक सिंपल एक स्टिक की तरह दिख रहा है इसे हम कहते हैं शैडोज या वीक्स या लेग्स। तो ग्रीन कैंडल इंडिकेट्स राइजिंग प्राइस, दैट इज बुलिश। रेड कैंडल इंडिकेट्स फॉलिंग प्राइस, दैट इज बियरिश, ठीक है। तो इसमें बहुत पैटर्न्स होते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसे हम कहते हैं डोजी, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें बॉडी पार्ट आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर बॉडी कुछ नहीं, देखो ये पिछले साइड में इसे बॉडी है, बॉडी कहते हैं हम यहाँ पर। ग्रीन या रेड बॉडी कुछ तो था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर बॉडी नहीं है, सिर्फ वीक से, मतलब क्या, जहाँ पर ओपन हुआ था प्राइस वहीं पर क्लोज हुआ है। ये हाई लो कुछ तो दिखा रहा है, यहाँ पर भी जहाँ पर ओपन हुआ तो वहीं पर क्लोज हो रहा है, इसे कहते हैं हम डोजी। तो इसमें ना हम कह सकते कि बुल्स एक्टिवेटेड, बुल्स मतलब बुलिश है ये, या फिर हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि बियरिश है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाई लो भी सेम पार्ट पर हुआ है, ओपन क्लोज भी वहीं पर, मतलब कोई भी ग्रीन भी नहीं है, रेड भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। तो डोजी के और भी टाइप्स है, जैसे कि इसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पर क्या है, देखो ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस तीनों एक ही जगह पर है, एंड इसे बड़ा शैडो होगा इस पर, यहाँ पर लॉन्ग लोअर शैडो, ठीक है। इसे बुलिश कैंडलस्टिक भी कहते हैं, माना जाता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन वो जिस लोकेशन पर होगा उस पर डिपेंड होता है कि मार्केट अभी बढ़ेगा या गिरेगा, ठीक है। वो जब आप और डीप में जाओगे टेक्निकल एनालिसिस में तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसका कलर कलरलेस होगा, कुछ ब्रोकरेज में आपको ये ग्रीन दिखेगा, रेड दिखेगा, लेकिन इसका हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ओपन हाई क्लोज तीनों एक जगह पर है, एंड फिर एक लॉन्ग लेग्ड शैडो है यहाँ पर, और ये इसका लो हमें बताता है कि ये कैंडल का लो है, तो इसे हम बुलिश कैंडलस्टिक भी कहते हैं। उसी तरह ग्रेवस्टोन डोजी, यानी कि इसका उल्टा, यहाँ पर क्या है, देखो तो यहाँ पर ओपन लो एंड क्लोज प्राइस आर सेम, एंड हाई, ये पॉइंट हाई होगा, यानी कि इस यहाँ पर आपको लॉन्ग हायर शैडो दिख रहा है।
इसे भी कहते हैं हम डोजी, लेकिन ये होता है ग्रेवस्टोन डोजी, ये इंडिकेट करता है बियरिश कैंडलस्टिक। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं पर भी हो तो इसका वैल्यू नहीं होता, इसे उस प्रॉपर लोकेशन पे होगा तो ही हम गेस कर सकते हैं कि ये यहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा। अब जैसे इसका नाम है बियरिश, तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद ये गिरना चाहिए मार्केट, लेकिन डिपेंड्स कि ये कहाँ पर बना है, उस पर डिपेंड होता है कि अब ये गिरेगा या बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर होता है हैमर। हैमर मतलब क्या, तो ये दिखता डोजी की तरह, लेकिन डोजी में बॉडी था क्या, तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ बॉडी है, दिखाई दे रहा है, ग्रीन या रेड कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ तो बॉडी है, एंड यहाँ पर लॉन्ग आपको ये यहाँ पर एक शैडो या वीक दिखाई दे रहा है। तो हम हैमर कब बोलते हैं कि जब भी ये बॉडी जो है इसके बॉडी के 2 to 3 टाइम्स अगर ये लेगी या फिर ये वीक ये बड़ा होगा तो हम कहते हैं कि ये हैमर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज एंड हाई आर सेम, समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऐसे नहीं कि क्लोज के बाद ऊपर हाई होगा, नहीं, ये क्लोज एंड हाई आर सेम, तो इसे कहते हैं हम हैमर। ठीक है, तो एक तो मोस्टली हम कहते हैं कि यहाँ पर ऊपर वीक नहीं होने चाहिए, अगर होगा तो भी बहुत छोटा वीक होगा, तो हम इसे एज अ हैमर कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह इन्वर्टेड हैमर, इसके उल्टा, यानी कि क्या, यहाँ पर शैडो बॉटम पे था, यहाँ पर शैडो टॉप पे है, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। फिर से ये भी तभी यूज़फुल होता है जब आप इसका लोकेशन जान सकते हो कि किस लोकेशन पर ये बना है, फिर आप इसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। कहीं पर भी आपको ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर दिखे या फिर कोई भी ये पैटर्न दिखे, तो आप इस पर डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसका प्रॉपर लोकेशन पे इसे आना चाहिए, फिर ये आपका इसका यूटिलाइज आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है जिसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। मतलब क्या, तो बॉडी छोटा होगा लेकिन इसके विक्स काफ़ी बड़े होंगे, ग्रीन रेड कुछ भी हो, ये भी आपको थोड़ा क्या बताता है कि ये इनडिसीजन टाइप है, इसमें आप बता नहीं सकते कि कौन ज़्यादा कमांड ले रहा है, आइदर बायर और सेलर। ठीक है, तो ये भी इनडिसीजन कैंडल होता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू डोजी, नॉट एग्जैक्टली डोजी बट सिमिलर टू मैंने कहा। ठीक है, फंक्शन इसका भी अलग है, डोजी का भी अलग है, वो जब आप लोग टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड होगे, जब आप वो सीखोगे तो आपको समझ में आएगा इसका यूज़ एक्चुअल ट्रेड में कैसे किया जाता है। ठीक है, अगला कैंडल है जिसे हम कहते हैं मारुबोजू, या फिर इसे हम स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बोल सकते हो। देखो यहाँ पर वीक्स कुछ भी नहीं है, 0 वीक्स, नो शैडोज, तब हम इसे कहते हैं कि ये मारुबोजू कैंडल से। अगर ग्रीन होगा तो ये इंडिकेट करता है कि आपका ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश है, यानी कि मार्केट बढ़ रहा है तो और भी बढ़ सकता है। एंड ये जो है इसे कहते हैं मारुबोजू, ये भी क्या है, यहाँ पर भी वीक नहीं है लेकिन पूरा रेड है, मतलब ये बोलेगा कि मार्केट इज बियरिश, मार्केट और भी गिर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है जिसे हम कहते हैं एनगल्फिंग। एनगल्फिंग में अगेन दो पार्ट, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग। ये दोनों पैटर्न समझने के लिए सिंपल है, याद रखो। देखो ये जो सेकंड कैंडल कौन सा है, ग्रीन, तो दिस विल बी बुलिश। यहाँ पर सेकंड कौन सा है, रेड, तो दिस विल बी बियरिश। यहाँ पर सेकंड कौन सा है, ग्रीन, तो दिस विल बी बुलिश। यहाँ पर सेकंड कौन सा है, रेड, तो दिस विल बी बुलिश, बियरिश। सिर्फ नाम क्या है देखो, इसे कहते हैं एनगल्फिंग, इसे कहते हैं हरामी, या फिर कुछ लोग इसे प्रेग्नेंट लेडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनगल्फिंग किसे कहना है, तो इस कैंडल ने इसके पहले जो कुछ भी है रेड कैंडल उसे पूरी तरह से एनगल्फ किया है, मतलब इसके हाई एंड इसके लो के अंदर ये कैंडल्स है, तो इसे हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। कंडीशन क्या है, ये जो पैरेंट कैंडल है, जो बड़ा कैंडल है, ये क्या होना चाहिए, तो ये ग्रीन है। ठीक है, एंड इसके अंदर जो भी कैंडल है वो इसके हाई एंड लो के बीच में होना चाहिए। एंड ये कंपल्सरी, अगर ये ग्रीन है तो ये कंपल्सरी रेड होना चाहिए, फिर ही हम इसे एनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जैसे कि सेकंड कैंडल ग्रीन है तो इसे हम कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग। उसी तरह ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसका हाई देखो, अब ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल इज रेड, फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन, सेकंड कैंडल के अंदर फर्स्ट कैंडल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो ये वीक्स इस हाई के ऊपर भी गया है, नो वरीज अबाउट वीक्स। सेकंड कैंडल का हाई सेकंड कैंडल के लो के बीच में अगर कैंडल का बॉडी बन रहा है तो ये एनगल्फिंग है। ठीक है, इनसाइड कैंडल के वीक्स या शैडोज पर हम फोकस नहीं करते, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वी फोकस ओनली ऑन बॉडी ऑफ द इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके हाई एंड इसके लो के बीच में अगर ये कैंडल का बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है देन इट इज एनगल्फिंग। ठीक है, बियरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग हम किससे डिसाइड करेंगे,
लास्ट कैंडल रेड है, दिस इज बियरिश, लास्ट कैंडल ग्रीन है, दिस इज बुलिश। सिर्फ कंडीशन क्या है, अगर ये ग्रीन है तो इसके अंदर रेड होना कंपलसरी है। उसी तरह अगर ये रेड है तो इसके अंदर ग्रीन का होना कंपलसरी है। सिमिलरली इन बुलिश हरामी एंड बियरिश हरामी। अब देखो मैंने क्या कहा, सेकंड कैंडल ग्रीन है मतलब ये होगा बुलिश, सेकंड कैंडल रेड है मतलब ये होगा बियरिश। अब इसका ही उल्टा इसमें है। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये ग्रीन कैंडल है, इसके हाई एंड इसके लो के बीच में इस सेकंड कैंडल का बॉडी होना चाहिए, फिर ये होगा बुलिश हरामी। उसी तरह इस ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो के बीच में इसका बॉडी होना चाहिए, फिर हम इसे कहते हैं बियरिश हरामी या फिर बियरिश प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, ये इंडिकेट करता है, बुलिश एंगल्फिंग इंडिकेट करता है कि मार्केट विल बूस्ट, दिस इंडिकेट्स मार्केट विल फॉल, अगेन दिस इंडिकेट्स मार्केट विल बूस्ट, दिस इंडिकेट्स मार्केट विल फॉल। फिर से याद रखो, सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है ये बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा नहीं, ये डिपेंड्स कि ये कहाँ पर बना है। किसी भी लोकेशन पर बने तो ये बढ़ेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। अगर प्रॉपर लोकेशन पे बना होगा तो ही फिर हम कह सकते हैं कि अब इसके बाद मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, डिपेंडिंग कि ये कैंडल कहाँ पर बना है उस पर बहुत फोकस आपको करना है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक था। हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा जो कि फॉर बिगिनर +1 लेवल ट्रेडर्स के लिए होगा। इसमें हम आपको सिखाएंगे कैंडलस्टिक का एक्चुअल यूज़ करके कैसे पैसे कमाना है, और इसमें ऐसे भी कुछ स्ट्रेटजीज़ है जिसमें आप मिनिमम 2K कमा सकते हैं पर डे। इसका फीस होगा 5000 रुपीज़। अपना ड्यूरेशन विल बी 2 days विद 1 month फ्री सपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ये हमारा नंबर है। और अब ये जो कुछ भी मैंने वीडियो शूट किया है अभी, आपको ये जो कुछ भी अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो आपको कल, ये जो मेरा नंबर है यहाँ पर आपको कल तक मुझे मैसेज करना होगा कि आपको डाउट्स है। आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ फ्री सेशन, वन मोर फ्री सेशन फॉर ऑन जियो मीट विच विल बी लाइव सेशन। इन दैट इवेंट क्लियर योर डाउट्स। आपको जो कुछ भी डाउट होगा आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ऑल्सो वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पर हम फ्री में हमारे लेवल्स बता देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल ट्रेड कर रहे हो तो आप वो भी ज्वाइन करके उसमें भी आप लेवल्स चेक कर सकते हो। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये जो हमने अभी सेशन बताया, जो भी आपको डिलीवर किया है, आई होप आई ट्राइड वेल, आई होप यू गॉट ऑल दिस पॉइंट्स। शायद आप लोगों को इससे कुछ मदद होगा। तो अगर आप लोगों को कुछ मदद हुआ तो पक्का वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। And also, if you are really interested, then you can message me that you have some doubts and you want to clear those doubts. Then I am thinking to arrange a GeoMeet session immediately within these 2 days so that we can clear your doubts. And if you are a genuine trader who really want to learn much, then you can WhatsApp me. We can discuss there many more things. Okay. Thank you. I hope you enjoyed the session. Thank you.